नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गजों को दरकिनार करके पूर्व सीएम वसुंधरा जैसी ताकतवर नेता को दरकिनार करके एक संगठन से आए एक नए चेहरे भजनलाल शर्मा की ताजपोशी मुख्यमंत्री के रूप में कर दी। 15 दिसंबर को नए सीएम भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे। दिया कुमारी जो राजकुमारी हैं, राजघराने से आती हैं, वो डिप्टी सीएम होंगी और प्रेमचंद भैरवा दलित समाज से आते हैं, वो भी डिप्टी सीएम होंगे। और एक सिंधी समाज से जो स्पीकर बनाए गए हैं वो वासुदेव देवनानी सिंधी समाज से आते हैं, वो स्पीकर होंगे। जाट गुर्जर तमाम समीकरण को किनारे करते हुए बाबा बालकनाथ की दावेदारी, हिंदू का चेहरा भगवा, इन सब को किनारे करते हुए एक नया चेहरा और जो पहली बार एमएलए बना है वो भी एक सिटिंग एमएलए का टिकट काट कर इनको टिकट दिया गया था। और इस संगठन के अमित शाह के, नड्डा के और नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी और प्रिय बताए जाते हैं। चूँकि जाहिर सी बात है, इन नेताओं का प्रिय और करीबी कौन होता है जो संगठन के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है। 3 बार संगठन के महामंत्री रह चुके हैं भजनलाल शर्मा, लेकिन प्रशासनिक अनुभव और जो वोट की पॉलिटिक्स है, लेजिस्लेचर जो पॉलिटिक्स है, उसका कोई बहुत अनुभव नहीं है। पहली बार ही वो एमएलए हुए हैं और पहली बार एमएलए बनने वाला सीएम बन जाए, ये भी अपने आप में बड़ा एक चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि संगठन से जो जुड़ा है और संगठन के लिए जो प्राणपण से काम करता है, वो कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, सर्वोच्च कुर्सी पर जा सकता है। ये संगठन के एक एक कार्यकर्ता को नरेंद्र मोदी ने ये संदेश दे दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों की नियुक्तियों को देखें तो तीनों राज्यों में नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। जो सामाजिक समीकरण जरूर साधने की कोशिश की गई है, लेकिन चेहरे नए हैं। और एक तरीके से यूं कहा जाए कि जो 2024 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की ओवरहालिंग शुरू की थी, वो मुझे लगता है एक मुकाम पर इन 3 नए चेहरों और 3 दिग्गजों की विदाई, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे की विदाई के बाद ये एक तरीके से अब जो ओवरहालिंग थी वो पूरी हुई। इसे लोग बीजेपी का वीआरएस प्लान भी कह सकते हैं। वी से वसुंधरा, आर से रमन सिंह और एस से शिवराज, इसको इस तरह भी कहा जा सकता है। लेकिन एक नई भाजपा, नरेंद्र मोदी की भाजपा, उनकी कल्पना की भाजपा का एक तरीके से अब एक पड़ाव लगभग पूरा हो गया। जो बहुत सारे इन राज्यों के नेता, जो 3 राज्य हैं हिंदी हार्टलैंड के, 2018 में नरेंद्र मोदी इनका नेतृत्व बदलना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों वश वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन अब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देकर कम से कम उन्हें ये अधिकार सौंप दिया कि आपको जैसे संगठन चलाना हो चलाइए और जैसे देश चलाना हो चलाइए। तो मंथन में आज बड़ा सवाल, क्या नए चेहरों पर दांव, यही है 24 के चुनाव का प्लान? पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचे थे और पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। एक पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में थमाई गई। ये कहा गया कि बहुत सारे विधायक राजनाथ सिंह से मिलेंगे, बहुत सारे विधायक मिल पाए, नहीं मिल पाए, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जो बैठक बुलाई गई थी वो बैठक के दृश्य आपके सामने, जिस वक्त भजनलाल शर्मा को चीफ मिनिस्टर के लिए एक तरीके से जो नामित किए गए हैं, और पहले प्रक्रिया होती कि विधायक दल के नेता चुने गए हैं भजनलाल शर्मा, उसके बाद वो फिर वही व्यक्ति सरकार बनाने का दावा करता है। तो दावा भी कर दिया है राज्यपाल कलराज मिश्र के सामने। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भजनलाल शर्मा के नाम की घोषणा, उनके नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया। जैसा कि मैंने लगातार ये कहा है कि सीने पर पत्थर रखकर, चाहे शिवराज हों, चाहे रमन सिंह हों और चाहे वसुंधरा हों, इन्होंने इस नए नेतृत्व को कमान दी है और इन्हीं के नाम की पर्चियां निकाली हैं। बहुत सारे लोग, राजनीतिक विश्लेषक या राजनीति को समझने वाले लोग ये कह रहे थे कि क्या सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुना गया या
सीधे, जैसे कभी कांग्रेस में कल्चर था कि पर्ची आती थी, तो पर्चियां यहाँ भी खुलती नजर आईं। अब कल्चर कैसा है कैसा नहीं है ये पता नहीं, लेकिन जब नेता सर्वशक्तिमान होता है तो वो फैसले अपने मुताबिक लेता है, इसमें कोई बुराई है नहीं। और नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर वोट मिलता है तो फैसला लेने का अधिकार भी जनता ने उन्हीं के हाथ में दे रखा है। तो ये पूरी कथा कया राजस्थान की। तो 3 राज्यों में, एक में विष्णुदेव साय विष्णु, दूसरे में डॉक्टर मोहन यादव और तीसरे में भजन लाल शर्मा, जो बिल्कुल अलग तरीके से, हालांकि सुबह एक तरीके से ये नाम आ गया था, सुबह 10-11 बजे बहुत चर्चा हो गई थी कि भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। बहुत सारी तरीके से जो सिक्योरिटी के इंतजाम या जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनसे तमाम खबरें मिल गई थी, और के न्यूज़ ने भी सुबह सुबह ही इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दे दी थी। और दिन में 2:30 बजे तो हमने इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम भी किया था कि भजन लाल शर्मा की संभावना सर्वाधिक है, और शाम होते होते भजन लाल शर्मा की नियुक्ति हो गई। अब 3 तस्वीरें हैं, जरा फुल स्क्रीन पर दिखाई जाए तो इनका मैं विश्लेषण कर दूं अपने दर्शकों के लिए। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम, और मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम, और राजस्थान में ब्राह्मण। राजस्थान में ब्राह्मणों की आबादी 7% और पूरे देश में 3.53% आबादी है। अगर इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को छोड़ दें तो ये भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण मुख्यमंत्री कोई नहीं था। तो जो अगड़ा वर्ग है, जो कहा जाता था ब्राह्मण बनिया भाजपा का जो वोटर है, वो उसको क्या संकेत और संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शुरू से ब्राह्मण बनिया भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख वोटर माना जाता रहा है, और ब्राह्मण भाजपा को वोट देते रहे हैं। तो ब्राह्मण हेमंता बिस्वा शर्मा को छोड़कर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था। और हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी ये संकेत देना चाहती थी कि भाई ब्राह्मणों को भी पूरा सम्मान है पार्टी में, और शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तरीके से उन्होंने ये काम कर दिया। तो ये सामाजिक समीकरण जो साधने की कोशिश की गई। इसके अलावा 3 लोग ये हैं, और इनमें 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप मान लीजिए, तो यानी 6 लोग और हैं। उनमें भी जाति समीकरण हैं, कहीं क्षत्रिय हैं, कहीं आदिवासी हैं, कहीं दलित हैं। इस तरह के समीकरण साधने की कोशिश की गई, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये 3 मुख्यमंत्रियों का मसला है। अब राजस्थान में विधायक दल का नेता शर्मा जी के चुने जाने के बाद बहुत सारे वो नाम थे, चाहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना हो, चाहे बाबा बालकनाथ हों, बहुत सारे वो लोग थे जो अपने आप में इस बात को कह रहे थे कि भाई उनको वो दावे में नहीं है, वो कहीं दावेदार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की संभावना थी कि सरकार में उनकी कोई हिस्सेदारी होगी। अब वो मंत्री बन जाएं बात अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो नहीं बने। और एक और परसेप्शन मैं देख रहा हूँ इधर, जब से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हुई है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, तो उसके नेता इस बात को बार बार इस बात को कह रहे हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये गरीब सबसे बड़ी जाति है, महिला सबसे बड़ी जाति है, कमजोर वर्ग सबसे बड़ी जाति है, आदिवासी सबसे बड़ी जाति है। वो ये बातें वो कह रहे थे। तो लगातार मोदी इस बात को कह रहे हैं। और ये जो पूरा मसला है ओबीसी की जनगणना, जो इंडिया वाले गठबंधन का एक प्राइम इनिशिएटिव है, और इसके जरिए वो नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा को परास्त करने के मंसूबे पाले बैठे हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। आज भी जितने नेता थे उनसे पूछा गया कि भाई जाति समीकरण साधने की कोशिश की गई है, तो उन्होंने कहा नहीं, सबसे बड़ी जाति नरेंद्र मोदी हैं जो गरीबों की बात करते हैं। कुछ नेता झुल्लाए भी थे, झल्लाए भी नजर आए, क्योंकि उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना बहुत बड़ा चेहरा है, उम्मीद थी कि चीफ मिनिस्टर होंगे, नहीं बन पाए। बाबा बालकनाथ तो बिल्कुल उनके चेहरे से साफ भाव उनके झलक रहे थे। जरा किरोड़ी लाल मीना और बाबा बालकनाथ को सुनिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या उनका दर्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज राजस्थान के लिए। नए चेहरे का कैसे देखते हैं आप राजस्थान के लिए, क्या लगता है आपको? देखो, आप मीडिया, वो भी एएनआई, आपके आकलन छत्तीसगढ़ में भी गलत निकले, मध्य प्रदेश में भी गलत निकले, मतलब सरप्राइजिंग निकले, गलत नहीं, सरप्राइजिंग निकले, तो राजस्थान में भी सरप्राइजिंग होगा। पर्यवेक्षक आ रहे हैं, राजनाथ जी आ रहे हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, किरोड़ी लाल जी किस तरीके से देखते हैं? हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपका ट्वीट आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं ना लोगों को लगा, बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में।
लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है। विधायक बहुत यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। तो बाबा बालकनाथ किरोड़ीलाल मीणा को मैंने कहते सुना था, वो कह रहे थे कि भाई सबसे बड़ी कोई जाति वाती नहीं। बाबा बालकनाथ कह रहे थे भाई आप जातियों में मत बांधिए, सबसे बड़ी जाति गरीब की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा ब्रांड है। बात बिल्कुल ठीक है कि सारी जो जाति समीकरण, जितने भी जिस तरह के भी समीकरण आप चुनाव में हो सकते हैं, उन सब पर नरेंद्र मोदी का समीकरण भारी पड़ा और नरेंद्र मोदी अपने तरीके से अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई आधी आबादी को लेकर क्या सोच है बीजेपी की, सियासी घमासान जो चल रहा है, क्या इन नेताओं को, जो ये नेता फिलहाल जो रेस में थे मुख्यमंत्री की, एक तो मुख्यमंत्री थे ही शिवराज सिंह चौहान, इनका क्या होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया साफ तौर पर कि वो मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे। लाडली बहना आज उनसे चिपक कर फुट कर रो रही थी, उसको लेकर भी एक तरीके से एक अलग माहौल बना। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने मुझे बहुत कुछ दिया, अब बीजेपी को देने का वक्त आ गया। शिवराज सिंह चौहान की मैं बहुत तारीफ़ करूंगा, बहुत सारे लोग उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत अनुशासित व्यक्ति हैं और अगर त्याग के बाद उनको पता था कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, उसके बाद भी उन्होंने पूरे मन से अपनी पार्टी के लिए काम किया। हो सकता है निकट भविष्य में किसी बड़ी भूमिका में वो हों, लेकिन अभी प्रत्यक्ष तौर पर ये तीनों, चाहे वसुंधरा हो, चाहे आप इनको देख लें शिवराज सिंह चौहान को या फिर रमन सिंह को, ये तीनों एक तरीके से वीआरएस के मोड में नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। प्रदीप आज़ाद साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान से वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आलोक भदौरिया इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से जुड़े हैं। भदौरिया जी बहुत स्वागत। मध्य प्रदेश में तकरीबन 5 दशक तक पत्रकारिता को कर रहे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अवधेश भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद भार्गव जी। डॉक्टर ओपी यादव राजनीतिक विश्लेषक हैं। ओपी यादव जी आपका ही बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सभी मेहमानों के कुछ और मेहमान हमारे साथ जोड़ेंगे। भदौरिया जी से मैं मंथन की शुरुआत करूंगा। भदौरिया जी, बीजेपी ने 24 के चुनाव को लेकर ऐसा लगता है कि नए चेहरों पर दांव लगा दिया है, एक बड़ा दांव खेला है। और इसको दूसरी तरीके से देखें तो जो मोदी और शाह की बीजेपी है, या नरेंद्र मोदी ने जिस बीजेपी की परिकल्पना 2014 में की थी, वो बीजेपी के एक तरीके से रिसफल का या उसको नए सिरे से पुनर्गठित करने का एक पड़ाव के रूप में हम इसको देख रहे हैं क्या? धन्यवाद दुर्गन जी। आप जिसको एक नए पड़ाव के तौर पे मैं ये देख रहा हूँ, मुझे तो एक ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में कमजोर नेताओं की एक फौज तैयार कर दी गई है, जिसको आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन गया, कोई कहीं बन गया, केवल एक राज्य में नहीं तमाम राज्यों में हुआ है और इसकी शुरुआत गुजरात से हुई है। तो कमजोर नेताओं की फौज खड़े करने के 2 जोखिम होते हैं। पहला, आपका ब्रांड मोदी चमक रहा है, अगर चमक रहा है, आगे भी चमकता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई भी नेता किसी भी कद का क्यों नहीं हो, अगर अकेले दम पर अगर वो ये सोचता है कि कमजोर नेताओं की फौज से भी अगर सब जीता जा सकता है तो बहुत मुश्किल होता है। आप ये मान करके चलिए कि अगर कोई सेना भी है तो सेना का एक सेनापति बहुत मायने रखता है। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन क्या सेनापति सब जगह जाकर लड़ेगा, हर मोर्चे पे जाकर लड़ेगा? तो एक मुलम्मा तो उतरेगा ही ना। तो इसको थोड़ा सा मैं और इसको ले जाना चाहूंगा। मौजूदा सरकार के जो कद्दावर मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, किस तरीके के नेता हैं? अब आप देखिए, शहरी विकास मंत्री कितना बड़ा जनाधार,
पीयूष गोयल 4-4, 5-5 मंत्रालय, कितना बड़ा जनाधार। वाजपेयी रेल मिनिस्टर, कितना बड़ा जनाधार। मेघवाल, कितना बड़ा जनाधार। रूपाला, कितना बड़ा जनाधार। फाइनेंस मिनिस्टर, कितना बड़ा जनाधार। एक लंबी फौज है। जो सबसे ताकतवर मंत्रालय जिन लोगों के हाथ में है, उनकी आप देखिए कि क्या स्थिति है। वो राज्यसभा से चुनकर आते हैं और ऐसी स्थिति यह है कि वो मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी चुनाव जीत पाएंगे अगर उनको लोकसभा में अगर उतरना पड़ गया मैदान में। तो इतना होने के बाद भी आप ये मान करके चलिए कि जो मौजूदा निजाम है, जो मौजूदा सत्ता है, उसने अपने निकटतम ऐसे लोगों के हाथों में जो कथित सत्ता सौंपी है, कथित मंत्रालय जो सौंपा है, उनमें से तमाम की वो हिम्मत नहीं है कि वो खुद लोकसभा में जाकर के जीत सकें। दूसरी बात, अगर वो जीतने में सक्षम है, अगर ये जादू इतना ही चल रहा है, तो इन सबको लोकसभा में क्यों नहीं उतार दिया जाए? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सवाल है कि आप कमजोर नेताओं की फौज से तात्कालिक तौर पे तो आप फायदा उठा लेंगे, लेकिन राजनीति केवल ये नहीं होती कि कुछ प्रशासनिक फैसले होते हैं। राजनीति में ये होता है कि किसी भी पार्टी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज क्या मिला? 20 साल आप मध्य प्रदेश में जान जोखिम में डाल दीजिए, पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़िए, सब कुछ करिए, आपको चेहरा नहीं बनाया जाएगा। आप लगातार 3 बार जीत चुके हैं, उसके बाद मैसेज क्या है? पूरी जिंदगी होम कर दी, मैसेज क्या है? दूसरा, वसुंधरा राजे भी लगातार जीतती जा रही है, मैसेज क्या है? रमन सिंह को स्पीकर बनाकर आपने सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया, मैसेज क्या है? और आप देखिए, आप जिस राज्य से चैनल निकालते हैं आपका, वहां भी देखिए आपको योगी आदित्यनाथ के बारे में भी गाहे बगाहे छपता ही रहता है कि वो संकट में है, उनको संकट में डालने का प्रयास हो रहा है, कोई दूसरा नेता आ रहा है। इस तरीके की चीजें तो आ रही हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? मेरे को तो ये नहीं। आलोक जी, इस बदलाव को क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए? 2003 में अटल आडवाणी ने भी बहुत इन्हीं राज्यों में, 3 हिंदी राज्यों में बदलाव किया था। गुजरात में केशुभाई पटेल को हटाया था, नरेंद्र मोदी गए थे। यहाँ उमा भारती जैसी नेता हटी। इसी तरीके से राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की जगह वसुंधरा को स्थापित किया गया, तब भी बदलाव हुआ था, अब भी बदलाव हुआ है। क्या अंतर है इसमें? दोनों में बुनियादी फर्क है। अभी आपने क्या बताइए कि क्या कोई हमारे पैनल में है या जो भी हैं अपने बैठे हुए हैं, क्या वो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह लोकतंत्र बचा हुआ है? क्या कि आपने सुना है कि किसी कबीना की कैबिनेट की बैठक में किसी ने कोई स्वर उठाया है? क्या आपने कभी भी सुना कि किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्रिमंडल के कभी भी किसी ने भी कोई आवाज उठाई हो? नहीं उठाई। तो सवाल ये है कि बदलाव बहुत अच्छे के लिए होना चाहिए, लेकिन आपकी आवाज उठाने की स्वतंत्रता भी तो होनी चाहिए, पता भी तो चलना चाहिए कि आप मंत्री हैं। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं। मैं अवधेश भार्गव जी को चर्चा में शामिल करता हूं। भार्गव जी, संयुक्त मध्य प्रदेश में भी वर्षों तक पत्रकारिता की है और अब भोपाल में हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति की और पूरे देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। भार्गव जी, आपके पास आ रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे रमन सिंह हो, अब आप क्या देख रहे हैं? क्या इनको वीआरएस के रूप में देख रहे हैं? जैसे रमन सिंह को तो एक तरीके से पॉलिटिकल रिटायरमेंट दे दिया गया, नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, जैसा भी आलोक जी कह रहे थे कि अगर रमन सिंह को पॉलिटिकल रिटायरमेंट है तो नरेंद्र सिंह तोमर का भी पॉलिटिकल रिटायरमेंट है। शिवराज चौहान की राजनीति को आगे आप जाते किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अब 3 चेहरे आ गए और तीनों नए चेहरों पर दाव प्रधानमंत्री ने लगाया है, और ऐसे चेहरे कि शायद मुझे लगता जो मौजूदा वहां के लोग थे या ये चेहरे भी खुद चौंक गए होंगे कि भाई मैं भी मुख्यमंत्री हो सकता हूं क्या। और कहते हैं कि यही भाजपा की विशेषता है, जो नई भाजपा है उसमें यह है कि भाई दरी बिछाने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। देखिए, ये आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, ये संदेश तो नहीं गया है। संदेश ये गया है कि भाजपा भी डिक्टेटरशिप की राह पर चल पड़ी है। यहाँ आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया है। आप देखिए, शिवराज सिंह को आपने ये भी नहीं कहा था कि चेहरा नहीं है, आपने उसको स्टार प्रचारक में भी रखा था। मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश में शिवराज बीजेपी कैंडिडेट, भार्गव जी बस छोटा सा इंटरप्शन, बीजेपी के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं। जब भी उनसे कभी किसी पत्रकार ने सवाल पूछा, छोटे से लेकर बड़े तक के नेता ने, तो कहा भाई सामूहिक नेतृत्व, अंत में मोदी का चेहरा है, तो कहा था उन्होंने। नहीं, मोदी का चेहरा, आप ये मुझे बताइए, यहाँ जो योजनाएं चली उसमें मोदी का क्या योगदान था प्रदेश में? आपने डबल इंजन की सरकार थी, ये योगदान है उनका।
देखिए, आप हाईवे बना दें, आप सड़कें बना दें, ओवरब्रिज बना दें, क्या जनता इनको देखेगी या रोजमर्रा की चीजें जो दिनों दिन महंगी हो रही है उस पर जाएगी? या खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है उसके लिए वो जरूरी है, या ओवरब्रिज जरूरी है? आप बताइए मुझे। दूसरी बात, ये आप मेट्रो चला दें, वंदे भारत चला दें, आप साधारण ट्रेनों से बुजुर्गों के पास बंद कर दें, आप बिना पूछे गैस की सब्सिडी बंद कर दें, ये आपका चेहरा है? शिवराज सिंह ने जो लोकप्रिय योजनाएं चलाई थी जिसकी वजह से वोटों की बरसात हुई, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूं, आम जनता आज शिवराज सिंह ने अपनी विदाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीएम हाउस में और सबके बीच में आए और बहुत उदास थे, बहुत भावुक थे, और कई महिलाएं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गई जो उनसे लिपट कर रो रही थी कि हमने तो आपको देखकर आपकी बातों पर वोट दिया था, तो ये क्या हो गया? तो कुल मिलाकर के अच्छा, आज बीजेपी में कोई ये गारंटी नहीं ले रहा है। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जो शिवराज ने योजना चालू की थी वो आगे चलती रहेगी। मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, चुनाव के पहले अगस्त में शिवराज सिंह ने, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग है, उसके पास अपील लगाई थी विद्युत विभाग ने कि ये बिजली के बिल के रेट बढ़ाए जाए, और वो रेट बिना बढ़ाए, बिना नियामक आयोग के परमिशन के विभाग ने बढ़ा दिए और बढ़े हुए बिल दे दिए। 3 महीने लगातार दे दिए, लोग परेशान नहीं भर पाए क्योंकि 3 गुना बिल हो गया था। शिवराज सिंह ने उसको स्थगित किया था कि चुनाव के बाद में इसको माफ करूंगा। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, आज से 3 दिन पहले शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री के शपथ के पहले मोहन यादव के बिजली विभाग ने बढ़े हुए बिल भेज दिए कि वो स्थगित किए गए थे, माफ नहीं किए गए थे, आप इनको भरिए वरना आपके कनेक्शन विच्छेद कर दिए जाएंगे। तो ये गारंटी क्या है कि जो लाडली योजना चली थी या उन्होंने जितनी भी पेंशनर्स के लिए गारंटी तो मोदी की है अवधेश जी, मोदी की गारंटी जिस पर वोट मिले, बाकायदे गारंटी वाले कार्यक्रम जगह जगह आयोजित हो रहे हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो गारंटी तो नरेंद्र मोदी की है। दुर्गेश जी, मोदी की गारंटी यह है कि कोई भी व्यक्ति, ये नहीं, लोकप्रियता देखिए शिवराज की, कि कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए नाराज थे, हड़ताल पर जा रहे थे, लेकिन चुनाव की तारीख जैसे ही आ गई उन्होंने हड़ताल कैंसिल कर दी और ये कहा कि हम आपसे नाराज हैं लेकिन वोट आपको ही देंगे। यानी उसकी लोकप्रियता का पैमाना देखिए। अब पता नहीं, आप तो मध्य प्रदेश में शिवराज की लोकप्रियता की बात कर रहे हैं और पूरे देश में बीजेपी के जो संगठन है, सरकार के जो मशीनरी है, सरकार के लोग वो कह रहे हैं कि भाई तो मोदी जी की गारंटी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मोदी की गारंटी पर लोगों ने वोट दिया है। मोदी की गारंटी इस देश में सबसे बड़ी गारंटी है, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, सबसे बड़ी गारंटी मोदी की गारंटी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है, लेकिन मोदी जी गारंटी में यह भी तो बताएं कि भाजपा की सेकंड लाइन क्या है। भाजपा की मोदी और अमित शाह के बाद सेकंड लाइन क्या है, ये भी तो डिक्लेयर कीजिए ना। ये आपकी सर सेकंड लाइन दे तो दी, मोहन यादव सेकंड लाइन है, विष्णुदेव साय सेकंड लाइन है, भजनलाल शर्मा सेकंड लाइन है। भाई हमको आपको वो चेहरे देखने की आदत पड़ गई, शिवराज, वसुंधरा, रमन सिंह, वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग को लग रहा कि नहीं सेकंड लाइन नहीं है। सेकंड लाइन दे दी आज नरेंद्र मोदी ने, फाइनल सेकंड लाइन दे दी, तो पहले इनको ट्रेनिंग दीजिए ना, पहले इनको साथ रखिए। आप देखिए, जब भी चीफ सेक्रेटरी बदला जाता है तो पहले वहां उसको 3 महीने ओएसडी रखा जाता है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। आप केंद्र में आज अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता मोदी अमित शाह को कुछ हो जाता है तो आपके पास कौन ऐसा चेहरा है, आप उसको सामने लाइए ना, आप जनता को परिचित कराइए ना उससे। कुल मिला करके ये डिक्टेटरशिप की राह पर भाजपा जा रही है, और होता है जब भी लोकप्रियता बढ़ती है, जब भी इज्जत अफजाई होती है, तो थोड़ा स्वाभिमान तो छोड़ दीजिए, अभिमान का पैमाना आ जाता है। मैं लौटता हूं आपके पास। प्रदीप आजाद को चर्चा में शामिल करते हैं। प्रदीप आजाद राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, शर्मा जी, भजनलाल शर्मा जी चीफ मिनिस्टर आप शपथ ले लेंगे, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये बात बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि भाई ब्राह्मण बनिया बड़ा कोर वोटर रहा है बीजेपी का, संघ में भी यही इन्हीं लोगों का प्रभुत्व और प्राधिकार रहा है, तो इसलिए एक ब्राह्मण बना दिया गया। क्या कथा काया है, क्या वजह है? और जो ये चेहरा दिया गया है, मैं तो मान रहा हूं कि भाजपा में बदलाव का एक पड़ाव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जो तीनों राज्यों में नरेंद्र मोदी 2018 में नहीं कर पाए थे बदलाव,
और उसकी वजह से उन राज्यों में एक तरीके से नुकसान भी बीजेपी को हुआ था, शिकस्त भी मिली थी। इस बार उन्होंने एक यूनाइट करके अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ी, और फिर एक तरीके से उसको मान लिया गया कि जो मैंडेट मिला है वो सारे सर्वाधिकार नरेंद्र मोदी को दिए हैं इस देश की जनता ने, और उन्होंने अपने हिसाब से बदलाव किए हैं। तो क्या ये नई भाजपा के रूप में नहीं देखना जाना चाहिए इसको? दुर्गेन जी, पिछले 1-2 दिनों से राजस्थान में जो 115 बीजेपी के विधायक हैं, वो सब सुबह उठते ही ये सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा किसी का नाम आ जाए सीएम के लिए। हालात ये थे, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो बदलाव जो हुए ना, वो राजस्थान में एक बड़ा एक रोमांचक मैच, सियासी मैच यहाँ पर चल रहा था। हर विधायक यही सोच रहा था बीजेपी का कि हो सकता है कि मेरे नाम की पर्ची निकल जाए, और आज कुछ उसी तर्ज पर उस डब्बे में से उस पर्ची को निकाला गया और एम्पायर यहाँ पर बनाया गया वसुंधरा राजे को। देखिए, जो बिल्कुल एक नया चेहरा है, नई जिम्मेदारियां हैं, पहली बार विधायक का चुनाव जीते हैं भजनलाल शर्मा जी, और उस सीट से जीते हैं जो काफी चर्चित रही है राजस्थान के लिए भी और जयपुर के लिए भी। दरअसल भजनलाल शर्मा पहले नदबई से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन संघ ने और बीजेपी ने इन्हें संगनेर सीट से उतारा, और उतारने के बाद में यहाँ पर जाहिर सी बात है इन्होंने अच्छी मतों से जीत भी दर्ज की। अब जिस तरीके से जो आप कास्टिज्म की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ब्राह्मण को भी लाया गया, यहाँ पर राजपूत को भी लाया गया, यहाँ पर दलित को भी लाया गया, यानी राजपूत और दलित चेहरा दोनों डिप्टी सीएम, और वासुदेव देवनानी उन्हें यहाँ पर स्पीकर बना दिया गया और भजनलाल शर्मा जी को सीएम बना दिया। अब कुछ जातियां हैं, अभी इससे पहले के प्रोग्राम में भी जो हमने यहाँ पर चर्चा की थी, कुछ जातियां हैं अभी राजस्थान में बाकी, क्योंकि मेरा मानना है कि हर राज्य की अपनी अलग अलग एक सिचुएशन होती है, अपनी परिस्थितियां होती हैं, वहां का भौगोलिक, वहां के जाति समीकरण, वहां के लोगों की सोच, पार्टियों के, वहां के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों की सोच। राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान में अभी मुझे जो लगता है कि अभी गुर्जर और मीणा जाति से भी, यहां से भी जो मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें भी पुराने लोगों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि लगता नहीं है कि यहां पर अमित शाह या जेपी नड्डा या नरेंद्र मोदी उन लोगों को नाराज करेंगे। नाराज किसी को नहीं करेंगे इस बार। नहीं, वो तो राजेश पायलट का मुद्दा उठाकर गुर्जरों को उन्होंने कुछ साधने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कोई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट गुर्जर मंत्री को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो चेहरे हैं, क्या 24 का दांव बीजेपी इन 3 राज्यों में, चूंकि हिंदी हार्टलैंड है, क्या 24 का चुनाव इन्हीं चेहरों पर जो दांव लगाया है बीजेपी ने उस पर होने वाला है क्या? ब्रेक ले रहा हूं एक। सबसे बड़ा यही सियासी घमासान है कि क्या 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर क्या बीजेपी ने इन 3 हिंदी हार्टलैंड वाले राज्यों में क्या अपनी तैयारी पूरी कर ली है? क्या बीजेपी का जो इलेक्शन प्लान है वो इन 3 चेहरों पर दांव लगाकर एक तरीके से पूरा हो गया है? अब आगे तैयारी पूरी हो गई है, आगे एग्जीक्यूट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और क्या जो विपक्ष का मुख्य हथियार है ओबीसी की जाति जनगणना, उसको लेकर क्या उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जाति समीकरण बीजेपी ने साधे हैं इन मुख्यमंत्रियों के जरिए, उप मुख्यमंत्रियों के जरिए, या फिर ये बात बहुत सारे नेता बीजेपी के आज कहते नजर आए कि सबसे बड़ी जाति नरेंद्र मोदी की गारंटी है? क्या इस पर चुनाव होगा? बड़ा सवाल। राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक ओपी यादव हमारे साथ लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं। ओपी यादव जी, आपके पास आ रहा हूं। क्या इसमें आप सामाजिक संतुलन, सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग, या फिर आप ये कुछ देख रहे हैं इस तरह की परिस्थितियां कि क्या जिस तरीके से इंडिया वाले गठबंधन ने ओबीसी की जनगणना को मुख्य हथियार बनाया था और वो इस बात को दमखम के साथ में कह रहे हैं कि 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्या उस मुद्दे को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन जो नियुक्तियां हुई हैं, मैं इनको नियुक्तियां ही कहूँगा, तो इन नियुक्तियों में क्या वो सारी चीज़ें देख पा रहे हैं? क्या सोशल इंजीनियरिंग देख पा रहे हैं?
और क्या भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरा है एक तरीके से वो उस पर काफ़ी कुछ बदल गया है, उसका बदलाव का जो क्रम है वो क्या अब लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है क्या? देखिए, बिहार में जातीय जनगणना के बाद निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल प्रेशर, एक सोशल प्रेशर का भी एनवायरनमेंट पूरे देश की सियासत में बनता नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने निश्चित तौर पर, देखिए जो वीआरएस प्लान की हम लोग बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने, आप देखिए कि गुजरात की सियासत को शुरुआत से देखिए, केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और सुरेश मेहता जैसे छत्रप की भाजपा, उसके बाद की भाजपा देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब के बाद आनंदीबेन पटेल जो वहां मुख्यमंत्री रहे, विजय रूपाणी साहब इस समय पंजाब के बीजेपी के इंचार्ज हैं, किस तरह पॉलिटिकल रिसफल हुआ और लीडरशिप की लगातार खोज होती रही। मध्य प्रदेश की एक भाजपा थी कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा और वीरेंद्र कुमार सकलेचा की भाजपा, जो मुख्यमंत्री हुआ कैलाश जोशी साहब के बेटे आजकल कांग्रेस में। मध्य प्रदेश की वो भाजपा और उसके बाद की शिवराज सिंह चौहान। आप देखिए कि सुभाष यादव ने मध्य प्रदेश में एज ए डिप्टी सीएम, एज ए सहकारिता पुरोधा के तौर पर जो काम किया, तो ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए एक प्रेशर क्रिएट हुआ। आप याद करिए दिग्विजय सिंह जी की जमाने का को याद करिए, जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी। उस प्रेशर के बाद उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में सीएम बनाया। उमा भारती जी के बाद गौर साहब उत्तर प्रदेश से जरूर पलायन किए, प्रतापगढ़ से गए, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी नहीं जानते हैं कि बाबूलाल गौर साहब यादव कम्युनिटी से आते। अब लोग जान पाए कि बाबूलाल गौर साहब यादव कम्युनिटी से आते थे, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखते थे। तो एक पॉलिटिकल प्रेशर है जातीय जनगणना को लेकर के। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार पूरी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि सियासी प्रेशर बनता नजर आ रहा, जो इंडिया गठबंधन ने लगातार इस पे मांग और लगातार दबाव बना रखा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जैसे अलग अलग राज्यों में देख लीजिए कि एक जो नई लीडरशिप, एक तरह से पावरफुल, जैसे शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश का जो ओबीसी ब्लॉक है उसमें किरार कम्युनिटी से आते हैं। लोधी कम्युनिटी यादवों से लगभग 1 करोड़ के आसपास यादव मतदाता है मध्य प्रदेश में, उससे ज्यादा ही संख्या मानी जाए। लोधी कम्युनिटी उससे भी ज्यादा संख्या रखती है, लेकिन लोधी कम्युनिटी के प्रहलाद जी दावेदार थे, लेकिन वो साइट्रिक। तो एक जो बड़ा सोशल ब्लॉक है मध्य प्रदेश का, उस सोशल ब्लॉक से यादव कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर बनाने का मतलब पूरे उत्तर भारत, हरियाणा में भी अगले साल चुनाव है, महाराष्ट्र में भी यादव कम्युनिटी है। और चूंकि ओबीसी पॉलिटिक्स में आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान साहब लगातार अगर फिर चीफ मिनिस्टर बनते तो नरेंद्र मोदी साहब के ठीक 2 साल बाद वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो निश्चित तौर पर ओबीसी पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी में जो सीनियरिटी का क्रम है, एक प्रेशर पॉइंट भोपाल में भी फिर तैयार हो जाता। तो निश्चित तौर पर जो अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे, मैं पूरी तरह उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ताकतवर सियासतदान हमेशा कोई ना कोई आरोह और अवरोह की सियासत में रास्ता रोकने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में नए नवेले लोगों को प्लांट करके एक ताकतवर ब्रांड मोदी और ताकतवर लीडरशिप का एहसास पूरे देश को, लेकिन जब तक आप सेकंड लाइन की लीडरशिप पे काम नहीं करेंगे, और जो अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि ओएसडी बनाया जाता है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट होती है, निश्चित तौर पर मैं भी मानता हूं कि उसी प्रक्रिया को होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने जातीय जनगणना पर प्रेशर बनाया, पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रेशर है। राजस्थान को देखा जाए, राजस्थान में एक बड़ा ब्लॉक है जाट कम्युनिटी का। आप और शिवचरण माथुर साहब के जमाने, जगन्नाथ पहाड़िया साहब के जमाने को देखिए, लगातार जैसे जाट कम्युनिटी में एक मैसेज था कि महारानी जाट राज परिवार में ब्याही, तो जाटों का एक फीलिंग्स वाला भाव था। एक बड़ा ब्लॉक है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का एक बड़ा पैमाना गुजर वोट बैंक। जी, कुछ अवरोध है ओम प्रकाश यादव जी के नेटवर्क में। मैं गोविंद वर्मा जी को चर्चा में शामिल करूंगा। गोविंद वर्मा जी, ओपी यादव साहब ने बहुत सारी बातें स्पष्ट की कि भाई ये प्रेशर है, और पहले भी उन्होंने सुभाष यादव से लेकर उमा भारती तक पूरी जो कथा काया बताई कि पहले भी ऐसा होता रहा है। बीजेपी, भाई इसमें बुराई क्या है? अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर झरझरा के वोट देश में मिल रहा है और नरेंद्र मोदी सर्वमान्य नेता हैं इस देश के, और उनके सामने दूर दूर तक कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है, तो उनको क्या फैसले लेने का अधिकार नहीं? क्या केवल वोट बटोरने का काम उनको करना चाहिए?
वो अपने हिसाब से नई लीडरशिप नहीं क्रिएट करेंगे। इसमें जो मैं तीनों नेताओं को देख रहा हूँ, विष्णुदेव साय 59 साल के हैं, मोहन यादव 58 साल के हैं, और जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने 56 साल के हैं। तो ये लीडरशिप उन्होंने क्रिएट किया। अगले 10 साल का प्लान बीजेपी ने सामने रखा है। गोविंद जी। दुर्गेन जी, आपको ये बताएं, पहले सबको नमस्कार जी, कि डिक्टेटरशिप की राजनीति ज्यादा दिन चलती नहीं है। कि जितने लोग बनाए गए हैं ये दबाव वाले कि जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे, स्वयं आदमी कोई निर्णय ना ले सके, मुख्यमंत्री कहीं का भी हो, नरेंद्र भाई जो भी चाहे वो हो, साफ साफ जो भी निर्णय ले वही निर्णय सर्वमान्य हर स्टेट में होना चाहिए। ये हमेशा दबाव की एक राजनीति करते हैं ये दोनों लोग। तो गोविंद जी, ये मैं छोटा, माफी के साथ में मैं छोटा सा अपना इंटरप्शन इसमें ऐड कर रहा हूं। आप बताइए, कांग्रेस में राहुल, प्रियंका, सोनिया जो नहीं चाहे क्या हो सकता है क्या? समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जो चाहे नहीं हो सकता है क्या? इससे पहले अटल आडवाणी जो चाहते थे वही होता था। तो राजनीति का तकाजा है। नरेंद्र मोदी नया क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जो है, अब तो ये देख रहे हैं कि बिल्कुल जस्ट लाइक टाटा का रोल अदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। टाटा कंपनी आपने नाम सुना होगा। जी जी, बहुत प्रतिष्ठित कंपनी। ठीक है ना, अपना कुछ नहीं लेकिन सब कुछ अपना है। कहने के लिए टाटा कहते हैं टाटा हमारा कुछ नहीं, ट्रस्ट है ये, तो भाई हमारा धन कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ अपना है, नाम उन्हीं का, ब्रांड उन्हीं का चलता है। तो ऐसी स्थिति में जो हम देख रहे हैं कि ओबीसी को भी साध लिया, ब्राह्मण को भी ले लिया और आदिवासी को भी ले लिया, इससे राजनीति नहीं चलेगी। ये नए चेहरे हैं, सीनियर लोगों को आना चाहिए थे, वसुंधरा जी को आना चाहिए था, शिवराज सिंह को बनाना चाहिए था, लेकिन ये जानते हैं कि हमारा कार्यकाल से ज्यादा इनका कार्यकाल हो जाएगा राजनीति का, तो हो सकता है कि हमें प्रेशर दें आगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो एक तरीके से ये डरते भी हैं दोनों लोग, शाह साहब हो या मोदी जी हो, दबाव में भी रहते हैं इन लोगों के। इसलिए ही चाहते कि नए चेहरे लाओ और उनको डांट फटकार करके जैसा चाहे वैसा हम काम कराते रहे। ये इनकी रणनीति है। कोई पाठशाला थोड़ी है गोविंद जी, राजनीति है। कोई स्कूल तो है ना कि मास्टर जी डांट देंगे। राजनीति लोग भी करके आ रहे होंगे। हाँ ठीक है, संघ और संघ की प्रयोगशाला से भी निकल कर आए हैं, तो ऐसा नहीं है। अरे संघ की प्रयोगशाला से निकल आए, संघ की भी बात कहाँ मानते हैं मोदी जी? आप ये भी तो देखिए, बीच में तो मानना बंद कर दिया था। भागवत जी खुद परेशान होने लगे थे, संघ की बातचीत कहाँ मान रहे थे। भागवत जी बीच में कांग्रेस की तारीफ करने लगे थे, अभी बीच में हमने देखा था कि कांग्रेस अच्छी है। ऐसी भी स्थिति ये खड़ी कर देते ये लोग। ये जो है तानाशाह लोग हैं दोनों लोग, वो चाहे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो। बिल्कुल अपना संगठन अगर ढंग से चलाए तो आप उसे तानाशाह कैसे कह सकते? मान लो अगर कोई अपना घर अच्छे से चला रहा है और अनुशासन का डंडा सब पे चला के ठीक रख रहा है, तो तानाशाह कहाँ हो गया गोविंद जी? अरे भाई, अनुशासन एक सीमा होती है, अनुशासन की भी एक सीमा। अच्छा, आप चलो ठीक है, वो उनका पर्सनल पार्टी का मसला। आप ये बताओ, राजनीतिक समीकरण क्या बन रहा है इन जो तीनों राज्यों में? जिस तरीके से उन्होंने डिप्टी सीएम एक सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग की है, इसका असर आप क्या देख रहे हैं कि जो विपक्ष का जो दांव है ओबीसी जनगणना का, क्या उसको न्यूट्रलाइज करता है ये जो समीकरण नजर आ रहा है आपको? क्या ये बड़ा सवाल है, इस पर हमें बात करनी चाहिए। 17 तारीख को एक बैठक है विपक्षी गठबंधन की, जो इंडिया गठबंधन की है। 17 तारीख को एक बैठक हो रही है और इस बैठक में पूरा जो है समझ में आ जाए कि कौन किस क्षेत्र में जा रहा है, इनका गठबंधन मजबूत हो रहा है या बिखर रहा गठबंधन। 17 तारीख को निर्णय इसका हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक बात है। मैं आलोक भदौरिया जी को दोबारा चर्चा में ले रहा हूं। भदौरिया जी, कुल मिलाकर कहीं भी हो, मैंने आप प्रथम चक्र में जिस तरीके से आपने विश्लेषण किया, वो एक इस बात का इशारा करता है कि जो बीजेपी में जो केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण, बल्कि क्षेत्रीय छत्रपों जो पुराने जमे जमाए नेता थे उनको एक तरीके से दूसरे दायित्व की तरफ मोड़ा जा रहा है और नई लीडरशिप तैयार की जा रही है। या यूं कहें कि पुराने जमे जमाए लोगों को वीआरएस देकर भाई एक दिन तो रिटायर होना ही पड़ता है। ये सारे लोग अब सत्ता का सुख भोग चुके हैं, नई लीडरशिप आएगी, 2, 4, 5 साल 10 साल के लिए कम से कम पार्टी निश्चिंत रहेगी। भाई मोहन यादव के नेतृत्व में, शर्मा जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, कम से कम नेतृत्व जो है शीर्ष नेतृत्व वो
कम से कम सेटल हो पाएगा और आगे के प्लान वो बना पाएगा। तो इसको लेकर इस तैयारी में क्या खामी है? अच्छी बात है अगर इसको एक कुछ दिनों तक वो केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत अगर कोई लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं तो ये तो सारी पार्टियों को करना चाहिए, अच्छी लीडरशिप। और बीजेपी की जीत की वजह, उसकी सफलता की वजह भी यही है। लोग जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप नेतृत्व अगर खड़ा करना चाहते हैं, द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व खड़ा करना चाहते हैं, तो इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। लेकिन हम जितने नेतृत्व की बात कर रहे हैं, जितने ब्रांड मोदी की बात कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा लौट कर देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ दिनों में कितने बड़े चुनाव हुए। मध्य प्रदेश भाजपा जीत गई, राजस्थान भाजपा जीत गई, थोड़ा सा हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, छत्तीसगढ़ भाजपा जीत गई, तेलंगाना भाजपा नहीं जीती, कर्नाटक भाजपा नहीं जीती, दिल्ली नगर निगम भाजपा नहीं जीती, हिमाचल भाजपा नहीं जीती, पश्चिम बंगाल भाजपा नहीं जीती। सवाल है कि भैया याद तो करो, रिकॉर्ड तो बनाओ, चार्ट तो बनाओ। आपका ग्राफ कभी ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे भी जा रहा है। जब ऊपर चला गया, अरे भाई साहब इससे बड़े तो कोई बात ही नहीं है, मतलब हम इससे बड़ा ब्रांड मोदी नहीं है। और जब आप दीदी कहते थे, और पश्चिम बंगाल में जब जो आप हार गए बुरी तरीके से, तब एकदम सन्नाटा हो गया, कहीं कोई बात ही नहीं है। लोग जी सीटें तो बहुत बड़ी हैं, 3 से कहीं 43 पे पहुंच गए हैं। तो बदलाव तो हुआ, तेलंगाना में 1 से 7 पर पहुंच गए हैं, तो बढ़ तो रही पार्टी। सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र में क्या होती है, मैंने आपके एक प्रोग्राम में पिछली बार भी कहा था, एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। क्या आपके यहाँ लोकतंत्र है? आप कहते हैं कि मैं तो कहता हूं 2 चीजें। अभी तक तो ये था, इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री घोषित होने से पहले बेचारे विपक्ष के नेताओं को खतरा था अपने वजूद का, अस्तित्व का। अब तो भाजपा के नेताओं को खतरा हो गया अपने अस्तित्व का, कि अगर आप में थोड़ा बहुत अगर अनुभव है, थोड़ा बहुत अगर वजूद है, तो आप ही को खतरा पैदा हो गया। नंबर 1। नंबर 2, महत्वपूर्ण चीज है कि लोकतंत्र का क्या, लोकतंत्र का मतलब होता है कि आप एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें। 9 साल होते जा रहे हैं, ये कैसा देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कैसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि आपको वो तो आप कहने की शिवराज चौहान को रिटायर कर लिया, मैं तो कह रहा हूं तो मीडिया को ही रिटायर कर दिया गया। आज मीडिया क्या है? कौन सा मीडिया जो सवाल पूछ पाता है? सवाल तो नहीं पूछता। फिर तो वही पूछता है कि आप कैसे फकीर हुए हैं, कैसे आम काट कर खाते हैं, आम चूस कर खाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चनेयर होते हैं। एक जो बड़े अच्छे गीतकार है वो पूछते हैं कि आप में इतनी फकीरी कहां से आई है। और भैया कितनी बड़ी फकीरी आई है वो हमने भी देखा कि आप केदारनाथ में भी रेड कारपेट लगा करके पूजा करते हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, हाँ मोदी जी ने क्या दिया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के 3 कोर इशू थे, 370, अब तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी मोहर लग गई। दूसरा क्या था? राम मंदिर, उस पर भी मोहर लग गई। तीसरा भारतीय जनता पार्टी का या तो संघ का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो क्या है? कॉमन सिविल कोड। अब कॉमन सिविल कोड के आप इंतजार करिए, अभी आपका सीए को लेते हुए देखिए, जब जैसे ही चुनाव हुए तो आपके अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में आकर ये क्या कहा था कि सीए तो लागू होकर ही रहेगा। ये शब्द थे हमारे गृह मंत्री साहब के, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपके मीडिया को अगर सवाल करने का मौका मिलता तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि वो सीए के नियम पिछले 4 सालों में क्यों नहीं बने। ये चीज महत्वपूर्ण है। और सवाल है कि आपने जिनको भी बनाया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने क्या बनाया, मैं कह रहा जिनको भी बनाया, आपने केंद्र में भी मंत्री बनाया, सबको बनाया, ठीक है, ये आपका अधिकार है बनाने का, आप जैसे चाहे सत्ता चलाइए। लेकिन क्या उनमें से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? सही समय पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? क्या मणिपुर वाले मुद्दे पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाई? हम कैसा लोकतंत्र बना रहे हैं? सवाल ये है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी महत्वपूर्ण होना चाहिए कि कोई जीता हारा हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ईडी ने आपके महादेव ऐप के मामले में एक आदमी का बयान चलाया, वो बयान तो मुकर गया। तो सवाल है कि जीते, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन आप लोगों को अधिकार दें और लोगों को आपसे जो मतैक्य है, जो आपसे मत भिन्नता है, उसको भी जाहिर करने का पूरा अधिकार दें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। ठीक है, ठीक है। मैं भार्गव जी को पुनः चर्चा में ले रहा हूं। भार्गव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिवराज चौहान, रमन सिंह, इनका भविष्य क्या देखते हैं आप? वसुंधरा को भी जोड़ सकते हैं आप उसमें। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए कुलाट खाना नहीं भूलता। ये राजनीतिज्ञ है, मजे हुए राजनीतिज्ञ है। आप कितने ही इनको गुफा में बंद करेंगे, कितने ही आप रिटायरमेंट करेंगे, लेकिन इनके अनुभव का फायदा जनता को मिलेगा और ये भी चुप नहीं बैठ सकते। इनका भविष्य है राजनीति में, आज नहीं तो कल भाजपा को मानना पड़ेगा।
आप देखिए, जब 2020 में कांग्रेस की तोड़फोड़ के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, इसके पहले कमलनाथ 2 साल मुख्यमंत्री रहे, एक ही गाना गाते रहे, खजाना खाली है, खजाना खाली है, कहां से क्या करे। आपने इन 3 सालों में कभी शिवराज को कहते सुना कि खजाना खाली है? कितनी योजनाएं लाए, अपनी जीडीपी दिखा के रिजर्व बैंक से कर्ज लिया, लेकिन योजनाओं को सुचारू रखा। तो ये अनुभव की बात है, ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती है, ये अनुभव से प्राप्त होता है, उनके संपर्कों से प्राप्त होता है और करने की भावना से प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के आपने अभी विधायक दल की बैठक बुलाई, उसमें आपने नाम सुना दिया, तो विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई? आप आंतरिक लोकतंत्र बताइए ना। अभी भदौरिया जी कह रहे थे, बहुत सही बात कह रहे थे, मैं सहमत हूं उनकी बात से, कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा। तो जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो रहा हो, वो हमारे जनतंत्र के लिए क्या भलाई करेगी, ये सोचना। ये आरोप तो बीजेपी कांग्रेस पर लगाती थी कि उनके यहां से डिक्टेटरशिप है, ऊपर से पर्ची आ जाती है। देखिए, मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देता हूं, वो लोहिया के आदर्शों में चल रहे हैं कि तवे में अगर रोटी पड़ी रहे तो जल जाती है, वो हर बार पलट देते हैं। आपने देखा होगा, लगभग 3 दशक से वो हर बार सरकार को पलट देते हैं। आप गहलोत जी कितने कॉन्फिडेंट थे कि नहीं हमारी सरकार बनेगी, राहुल गांधी कितने कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया। आप ये भाजपा का जहां तक जोर है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, आप इन क्षेत्र में, इन प्रदेशों में इनका वर्चस्व देखेंगे। यहाँ की जनता सिर्फ इसलिए कि आप अभी मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, आपने इनका एक वीडियो नहीं देखा होगा, महाकाल के दरवाजे के बाहर किस तरह भाषण दे रहे हैं, जहां से आए हो वहीं चले जाओगे, वहीं वापस कर दूंगा, यानी इतना। तो आप ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो आज जनता पर क्या संदेश जाएगा? कुल मिलाकर के इनका भविष्य अभी खत्म नहीं हुआ है। और शिवराज ने तो वैसे ही कहा था कि मैं तो फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी राख से फिर पैदा हो जाऊंगा। और आज भी उसने दोहराया कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये और वो कह रहे हैं नए सीएम से कि मुझे पेड़ लगाने की अनुमति दे दीजिए। इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं आप जो मन हो करिए, लेकिन मुझे पेड़ लगाने की अनुमति दे दीजिए। वो कौन से पेड़ की बात कर रहे हैं? कौन सा पेड़ लगा रहे हैं शिवराज? वो इसलिए पेड़ की अनुमति मांग रहे हैं कि उन्होंने संकल्प लिया था कि 1 वर्ष तक, अपने जन्मदिन से अगले जन्मदिन तक रोज एक वृक्षारोपण करूंगा। और रोज बंगले से उठ करके पहले वो जाते थे, मान लीजिए दिल्ली प्रवास पर है तो यहाँ से पौधा लेकर के जाते थे और वहां प्लांटेशन करते थे। तो उस संकल्प की वो बात कर रहे थे। दूसरी बात, वो ये शिवराज जी के दुख भरी बात नहीं है कि मैं फीनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा। ये चुनौती है कि हम सच्चे जनसेवक हैं। और शिवराज की लोकप्रियता की बात जहां करें, आप मध्य प्रदेश में गरीब तबके से पूछिए, मैं उच्च तबके की बात नहीं करता। हालांकि किसी भी प्रदेश में सिर्फ परेशान मध्यम वर्ग है। आप रिजर्वेशन दे देते हैं, आप उच्च वर्ग को संभाल लेते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग की कोई नहीं करता है। ठीक है, आप इसके तो जी अवधेश जी एक महत्वपूर्ण छोटी सी बात आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान अब क्या करेंगे? क्या विकल्प है उनके सामने? क्योंकि आप तो बहुत तपे तपाए जर्नलिस्ट हैं, बहुत, और शिवराज सिंह को बहुत करीब से भी जानते हैं आप। देखिए, शिवराज सिंह जी के करीब से मैंने उनको छात्र राजनीति से देखा है। मैं उनके साथ मीसा पीरियड में स्वयं जेल में बंद रहा हूं। मुझे मालूम है कि शिवराज जो संकल्प लेता है उसको पूरा करता है, और उसके अंदर जन भावना, जन सेवा की भावना है। और शिवराज जी ने आज भी कहा कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा, अपने बहनों भाइयों की मदद करूंगा। और सबसे बड़ा पद, मुझे मुख्यमंत्री पद की इतनी लालच नहीं है, मामा और भैया से बड़ा पद क्या हो सकता है? उन्होंने ये भी कहा कि अपने लिए मुझे अगर कुछ मांगना पड़े तो इससे मर जाना बेहतर है। ये बड़ी बागी बातें करी हैं उन्होंने, मतलब बड़े तेवर वाली बातें करी हैं। नहीं, वो सब उन्होंने कैडर तैयार किया है। 18 साल जो आदमी सत्ता में रहा हो, उस आदमी का अपना कैडर नहीं होगा, आप ऐसा मान सकते हैं क्या? अधिकारी, जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, वो 30-35 साल तो सर्विस में रहता है। 18 साल के बीच में जो आए हैं, जो उनके संपर्क में आज वो हैं, तो
और कौन किसकी बात टालता है। और राजनीति में चलता क्या है, नेता कैसे लोकप्रिय होता है, लोगों के काम करा दिए, लोगों की मदद कर दी, लोगों को साथ खड़े हो गए। तो शिवराज के अंदर ये आते हैं और शिवराज फिर से फिनिक्स पक्षी की तरह उठेगा और जनता की सेवा करेगा। ठीक बात। मैं प्रदीप बजाज को पुनः शामिल कर रहा हूं। प्रदीप जी, वसुंधरा का क्या कदम होगा, किस तरीके से उनका राजनीतिक एडजस्टमेंट होगा, क्या लग रहा है आपको, या फिर उनको एक तरीके से वीआरएस मिल गया है, हम ये मान लें, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष का पद उन्हें भी ऑफर किया गया था, ऐसा कहा गया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दुर्गेन जी, देखिए, वीआरएस तो नहीं कह सकते वसुंधरा राजे का, अभी काफी वक्त बाकी है और मुझे लगता नहीं है कि उन्हें बिल्कुल साइडलाइन किया जाएगा। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों जानते हैं इस चीज को कि राजस्थान में वसुंधरा राजे का अस्तित्व क्या है। इजीली आप उन्हें साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानिए आपको काफी कुछ राजस्थान में अलग कुछ देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव के दौरान भी। तो अब कहा यह जा सकता है कि या तो उन्हें कोई अच्छा जिम्मेदारी के लिए दिल्ली कहीं बुला लिया जाए, या जो भी कुछ बेहतर मतलब सम्मानजनक जगह, क्योंकि काफी सीनियर लीडर हैं बीजेपी की, राजस्थान में भी कद्दावर नेता हैं और हिंदुस्तान बीजेपी में भी उनका नाम है। लेकिन कहानी एक सबसे, ये पूरी जो चर्चा चल रही थी मैं काफी गौर से सुन रहा था और सभी वरिष्ठ और अनुभवी लोग यहाँ पर हैं। कुछ चीजें यहाँ पर ये जरूर रही हैं कि ठीक है, देखिए, जब तक पतझड़ नहीं आएगा ना तब तक नए पत्ते नहीं लगेंगे जी। आपको कहीं न कहीं बदलाव की जगह तो रखनी पड़ेगी, चाहे राजनीति हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो। वक्त के मुताबिक आपको आगे बदलाव करना बेहद जरूरी हो जाता है। नए लोगों को मौका देना चाहिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, नए लोगों को देना चाहिए। राजनीति है, ठीक है, कहीं माइनस भी हो सकता है, कहीं प्लस भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन इस डर में आप अगर नए लोगों को आजमाएंगे भी नहीं तो कैसे काम चलेगा, नया नेतृत्व कैसे बनेगा? जी, जो अनुभवी लोग हैं, मेरा मानना है कि उनका मार्गदर्शन आप लीजिए, सलाह मशविरा कीजिए, और एक नई खेप अगर तैयार होती है, पार्टी कोई भी हो, लोकतंत्र अगर बेहतर बनाना होगा तो आप नए लोगों को लीजिए, आगे बढ़िए, और पुराने लोगों को दरकिनार भी खैर नहीं करना चाहिए, उनको भी जो मार्गदर्शक मंडल में ले जाना चाहिए। आपका कहना है कि मार्गदर्शन लीजिए, उनका एक मंडल जैसे बीजेपी ने बनाया है उसी तरीके से मार्गदर्शक मंडल में जो पुराने नेता उनको ले जाना चाहिए। बिल्कुल, ये होना चाहिए। और एक चीज आखिरी में एक चीज और कहूंगा कि ये जो तीनों यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम और सीएम और विधानसभा स्पीकर, और अब आने वाला जो 4-5 दिन में मंत्रिमंडल बन जाएगा 15 दिसंबर के बाद में, संभावना है कि शायद 15 दिसंबर को राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह हो। और खबर ये भी है, जानकारी ये भी मिल रही है कि 15 दिसंबर को ही भजन लाल शर्मा जी का जन्मदिन भी है। तो हो सकता है कि 15 दिसंबर को ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो। उसके बाद जो भी टीम बनेगी राजस्थान बीजेपी में, मंत्रिमंडल की जो भी टीम बनेगी, एक बड़ी चुनौती उन लोगों के ऊपर होगी कि 2024 में जो फाइनल मैच होने वाला है वहां पर वो कितने रन बनाते हैं और किस तरह से क्रीज पर टिकते हैं, और बड़ी बात मैदान में क्या जौहर दिखाए। बड़ी बात है। गोविंद वर्मा, एक छोटी सी टिप्पणी। गोविंद जी, एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि वक्त नहीं है, मैं फाइनल कमेंट के लिए आलोक जी के पास जाऊंगा। बहुत छोटी सी टिप्पणी। प्रदीप जी ने कहा कि भाई पतझड़ नहीं होगा तो नई कोपलें कैसे आएंगी, बीजेपी कैसे नई कोपलों को रोक दे? भाई हमारी आपकी इस चर्चा को सार्थक करने के लिए वो अपनी नई पीढ़ी, नई कोपलों को कैसे रोक सकती है? बहुत अच्छी लगी हमें बात कि पतझड़ नहीं आएगा तो नई पत्ते से, लेकिन वो जो पतझड़ में जो है पत्ते नीचे गिरते हैं ना जी, अगर इकट्ठा हो गए, वो पत्ते इकट्ठा एकत्र हो गए तो माचिस लगाने वाले कई लोग बैठे हैं वहां पर। अगर उन पतझड़ में माचिस लगा दी गई तो वो पेड़ भी चले जाएंगी, जो नई पत्तियां जिसमें निकलने वाली हैं वो भी जलकर राख हो जाएंगी। जबरदस्त कॉम्बिनेशन ढूंढ कर आप लाए हैं, मतलब ये प्रक्रिया सही कर रहे हैं आप। लेकिन बीजेपी को पता है कि माचिस छीन कर फेंकी कैसे जाती है, और राजनीति में बड़े निपुण लोग हैं वो। इंडिया गठबंधन वाले, वो चाहे वसुंधरा जी हो, शिवराज जी हो,
या अब तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी और शाह की भी तनातनी चलती है। और अच्छा, आपके पास बड़ी अंदर की खबरें हैं, पता नहीं कहां कहां खबरें ले आते हैं आप, बिल्कुल बड़ी गंभीर खबरें हैं। हम किसी दिन अलग से आपके पास बैठेंगे। आलोक जी के पास अंतिम टिप्पणी के लिए अनुरोध के साथ 20 सेकंड में आलोक जी प्लीज, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल नहीं मेरे पास बचा। अंतिम टिप्पणी 20 सेकंड में आलोक जी। अनम्यूट करिए, मैं सुन नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि जो बदलाव की पृष्ठभूमि है ये पिछले 1.25 साल पहले लिख दी गई थी, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड से भारतीय जनता पार्टी का सबसे शक्तिशाली जो एक मंच है वो है संसदीय बोर्ड। उन संसदीय बोर्ड से 2 नेताओं की छुट्टी हुई थी, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सबको है, नितिन गडकरी जी और शिवराज सिंह चौहान। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर वो शीर्षस्थ अगर वो है तो उसमें सारे प्रभावशाली लोगों को होना चाहिए, पहला। दूसरा, एक आप जो भी परिवर्तन करें ठीक है, आपकी पार्टी है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। लोकतंत्र नहीं रखते हैं, इसी बात के लिए हम कांग्रेस की भी आलोचना करते हैं, हम लोग मुलायम सिंह की भी करते हैं, बसपा के अखिलेश यादव की भी करते हैं, बसपा की भी करते हैं, सब जगह हम करते हैं। महत्वपूर्ण चीज है लोकतंत्र में क्या जवाबदेही इससे तय होगी, क्या ये सरकार जवाबदेही के लिए तैयार है। महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर आपकी जवाबदेही होती है तो आपके वो टैनी बाबू से लेकर शशि भूषण सिंह से लेकर मणिपुर से लेकर सब जगह जवाबदेही तय होनी चाहिए। लोकतंत्र का एक अंतिम मकसद यही होना चाहिए, चुनाव में विजय लेकिन साथ में जवाबदेही भी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, प्रदीप आजाद जी बहुत धन्यवाद, अवधेश भार्गव जी, ओपी यादव जी, गोविंद्र वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बहुत बात पते की अंतिम टिप्पणी में आलोक भदौरिया जी ने कही कि अच्छी बात है, आपकी पार्टी है, कैसे भी चलाइए, लोकतंत्र आप बरकरार रखिए ना रखिए आपके अंदर पार्टी का मामला है, लेकिन जनता के प्रति आपकी जवाबदेही जरूर होनी चाहिए और उसका तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए। जनता अपने नेता से पूछ सके उसका कुर्ता घसीट कर कि मेरा यह काम क्यों नहीं हुआ। और शायद नरेंद्र मोदी को जो वोट मिल रहे हैं वो शायद जनता ये मान रही है कि नरेंद्र मोदी उनके लिए एक फिट नेता हैं। लेकिन 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण होगा और इन तीनों नए चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगाया है। पहले 2003 में भी दांव लगाया था और अब भी लगाया है। जनता मोहर लगाती है, जनता ही तय करती है, जनता ही 2024 में भी तय करेगी ये निर्णय सही है या गलत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।